मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज शास्त्री के प्रथम खंड के शुंग के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे और उस पर कुछ संक्षिप्त में आप लोगों को अपने विचार रखेंगे। बच्चे, अब फॉर्म भरा जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में परीक्षाएं होंगी और शुंग कौन थे, उनके द्वारा क्या क्या किया गया, इन सारी बातों पर आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। शुंग कालीन इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत पुराण, गागी, संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, दिव्यवादन, कालिदास का मलविक्रामित्रम आदि ग्रंथ है। क्या है? इन सब ग्रंथों के द्वारा शुंग के विषय में हमें जानकारी मिलती है और यह जानने का मिलता है कि शुंग कौन थे और लोगों ने इन सारी चीज़ों के द्वारा पतंजलि के महाभाष्य, दिव्यवादन, कालिदास के ग्रंथ और पुराण के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि शुंग कौन थे। इसके अलावा धनदेव का अयोध्या शिलालेख और कौशाम्बी तथा अयोध्या आदि के स्थानों से मिले सिक्कों से भी इस काल की जानकारी हमें मिलती है। अंतिम मौर्य राजा बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश के राज की स्थापना की थी। कब? ये एक राजा, मौर्य के राजा जो थे, बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की राज की स्थापना की थी। डॉक्टर हेमराय चौधरी के अनुसार मगध का अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ पुराणों और हर्षचरित के अनुसार उसके सेनापति पुष्यमित्र द्वारा मारा गया, जिसने गद्दी का अपहरण करके नवीन राजवंश की स्थापना किया। शुंग कौन थे, इस संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। आप जानते हैं कि बहुत सारे इतिहासकारों के मत में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। शुंगों की वंश परंपरा के संबंध में 3 विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती है, जो निम्न है। शुंग क्षत्रिय थे, ऐसा कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि शुंग क्षत्रिय थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ दिव्यावदान में शुंगों को मौर्य का ही वंशज कहा गया है, यानी मूल रूप से शुंग क्षत्रिय थे। कालिदास के नाटक मालविक्रामित्रम में शुंगों को बौम्बिक कुल कहा गया है। क्या कहा गया है? बौम्बिक कुल का कहा गया। उन्हें क्षत्रिय उन लोगों ने नहीं माना है। तथा बौम्बिक वंश का संबंध कुछ विद्वानों ने बिंबिसार के वंशज से किया है। कुछ इतिहासकारों ने शुंगों के नाम में मित्र यानी कि सूर्य जुड़ा हुआ देखकर उन्हें विदेशी, ईरानी आदि सिद्ध करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे सूर्य के उपासक थे। परंतु यह मत अधिक मान्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी लिखित प्रमाण हमें नहीं उपलब्ध। अधिकांश लिखित प्रमाणों के अनुसार शुंग ब्राह्मण थे। इस मत में समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं कि शुंग जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। जैसे पाणिनि के शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण माना है। स्रोत सूत्र के अंतर्गत भी शुंगों को ब्राह्मण कहा गया है। कालिदास ने अपने नाटक मालविक्रामित्रम के शुंगों को भौमिक कुल का माना है और उसका कश्यप गोत्र बतलाया है, जो ब्राह्मण थे। हर्षचरित के अनुसार शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र ब्राह्मण था। महर्षि पतंजलि के भाष्य से ज्ञात है कि पुष्यमित्र वैष्णव था। उसने ब्राह्मण धर्म को राजधर्म घोषित किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ झा के अनुसार पुष्यमित्र ब्राह्मण था, जो राजा का पुरोहित था। उसने एक स्थान पर पुष्यमित्र ब्राह्मण राजा भी कहा है।
केनित्के ने शुंगों को ब्राह्मण ही स्वीकार किया है। संक्षेप में इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पुष्पमित्र के वंशज पहले मौर्य के पुरोहित अथवा आचार्य रहे होंगे, परंतु जब मौर्य शासकों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा शुंगों ने शस्त्र कार्य का परित्याग करके शास्त्र के कार्य को स्वीकार किया, शस्त्र का त्याग किया और शास्त्रों का अनुकरण किया। द्रोणाचार्य एवं अश्वत्थामा क्षत्रिय न होकर ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने महाभारत के युद्ध में सशस्त्र भाग लिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय में भी ब्राह्मणों ने सिंधु नदी के पास सिकंदर का मार्ग अवरुद्ध किया था। इतना नहीं, जिस समय भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय भी सिंधु का शासक दाहिर ब्राह्मण ही था। क्या था? जब उस समय आक्रमण जब हुआ था उस समय जो वहां का शासक था वो भी एक ब्राह्मण ही था। अतः पुष्पमित्र शुंग द्वारा ब्राह्मण राजवंश की स्थापना करना कोई अनुचित कार्य नहीं मालूम होता है। पुष्पमित्र एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था, बहुत ही कुशल शासक था और उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थी, जिसने 36 वर्षों तक शासन किया, राज्य किया। सिंहासन पर बैठते हुए अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में तल्लीन हो गया। वो अपने शासन को बहुत ही सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे सत्ता मिली उसने शासन को एक सुदृढ़ रास्ते पर अग्रसर किया। मौर्य शासकों में जनता उब चुकी थी, अतः किसी प्रकार का विशेष विरोध नहीं हुआ। फिर भी मौर्यों के समर्थकों द्वारा यह विद्रोह से बचने के लिए पुष्पमित्र ने सर्वप्रथम बृहद की बंदी बना लिया। सेना तो उसके अधिकार में पहले से ही थी। इसके पश्चात उसने पुत्र एवं संबंधियों को ही राज्यों का अधिकारी नियुक्त किया। जो अपने पुत्र थे, जो अपने सगे संबंधी थे, उन्हों को ही सर्वोच्च पदों पर उसने पुष्पमित्र ने नियुक्त किया, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं हो, किसी तरह का विद्रोह नहीं हो, शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इतना करने पर पुष्पमित्र को कुछ विरोधी तत्वों का भी सामना करना पड़ा। पुष्पमित्र द्वारा सफल विद्रोह के बाद विदर्भ के राजा यज्ञसेन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कालिदास के अनुसार यज्ञसेन बंदी बनाए गए तो मंत्री का संबंधी था, अतः उसने पुष्पमित्र को मान्यता नहीं दी। यज्ञसेन ने अपने एक संबंधी माधवर्षण को बंदी बना दिया, क्योंकि वह शुंगों का समर्थक था। अग्निमित्र की सेनाएं विदर्भ पर चढ़ बैठी। इस युद्ध में यज्ञसेन पराजित हुआ। माधवसेन तथा एक और राजा ने उनके राज्य को आपस में बांट लिया। पुष्पमित्र के राज्यकाल की एक प्रमुख घटना यवन आक्रमण है। समय, स्थान और यवन आक्रमण के नाम के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। पतंजलि पुष्पमित्र का समकालीन था। उसके अनुसार यवनों के साकेत पर अधिकार कर लिया, यवनों के मध्यमिका चित्तौर के निकट पर अधिकार कर लिया। गार्गी संहिता के युद्ध पुराण भाग में भी यवनों द्वारा साकेत, पांचाल तथा मथुरा पर अधिकार कर लेने का तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच जाने का उल्लेख मिलता है। रेपसोन के अनुसार अपने राज्यकाल के अंतिम दिनों में पुष्पमित्र को विभिन्न असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, जो निम्न है। अवंती का प्रदेश उसके हाथ से निकलकर आंध्र राजा सतकर्णी प्रथम के अधिकार में चला गया। यह उसके अधिकार क्षेत्र से निकल गया। प्रोफेसर जगन्नाथ ने रिस्पॉन्स के मतों का खंडन किया है और उसका खंडन करते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि अवंती का राज शुंगों के अधिकार में ही रहा। रेपसोन के अनुसार पंजाब में स्थित साकल नामक स्थान मिलिंद से पुष्पमित्र को छीन लिया और संभवतः द्वितीय अश्वमेध यज्ञ के पश्चात पंजाब में कांची नदी तक वह बढ़ गया। स्मिथ के अनुसार कलिंग के राजा खारवेल ने कम से कम 2 बार पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर पुष्पमित्र को पराजित किया। आरपी चड्डा और एलेन ने इसका खंडन कर सिद्ध किया है कि खारवेल का मगध आक्रमण पुष्पमित्र के राजकाल में नहीं हुआ था। अतः हम इन सब बातों को और इतिहासकारों के भिन्न भिन्न बातों को देखने के पश्चात यह आकलन करते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि पुष्यमित्र की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। वह शुंग वंश का संस्थापक था तथा वह एक महान शासक था। यद्यपि वह भारतीय इतिहास में रंगमंच पर पहले राजहंता के रूप में प्रस्तुत होता है, फिर भी उसने भारत के विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की तथा मगध राज्य के खोए हुए गौरव को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार उसने भारतीय संस्कृति को बिगड़ने से बचा लिया। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्पष्ट है कि पुष्यमित्र एक महान शासक था जिसने सदैव देश की रक्षा की तथा देशद्रोहियों को दंडित भी किया। महान शासक होने के साथ साथ वह एक वीर सैनिक भी था, योग्य सेनापति भी था। उसे राज्य का लालच नहीं था क्योंकि उसने किसी प्रकार की राजसी उपाधि नहीं धारण की थी। इससे हमें पता चलता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए इसने बहुत सारे काम किए और अपने शासनकाल में इसने बहुत ही सुदृढ़ता और अच्छे विचारों से इस सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।